नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन जीतेगा, कितनी सीटें। एक्सपर्ट सर्वे चौंका रहे, सट्टा बाजार का अनुमान भी कर रहा सबको हैरान। किसको कितनी सीटें मिलेंगी आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा है, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस स्थापित करेगी असली शांति। खबर में आगे जिक्र होगा कि 10 साल और 100 दिन में मोदी सरकार ने 35 लाख करोड़ की लूट की, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया यह आरोप। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में सत्ता में आने वाली है कांग्रेस, अपराधी अपराध छोड़ दें या राज्य को छोड़ दें, भूपेंद्र हुड्डा ने किया ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कच्चा तेल के दाम में 32.5% की कमी, फिर भी देश में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, विपक्ष का सरकार से सवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में कौन जीतेगा, कितनी सीटें। एक्सपर्ट सर्वे चौंका रहे, सट्टा बाजार का अनुमान भी कर रहा है हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले आए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां और मीडिया चैनलों के ओपिनियन पोल सर्वे के रिजल्ट चौंका रहे हैं। कुछ सर्वे के हिसाब से वहां बीजेपी सत्ता से हाथ धो सकती है, जबकि सट्टा बाजार का ताजा अनुमान भी बड़ा हैरान करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि YouTube चैनल पर सीनियर टीवी पत्रकार विजय विद्रोही ने बताया कि हरियाणा में पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान कहता है कि राज्य में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, उसे 55 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। कुछ चैनलों की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस 58 से 64 सीटें जीत सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है और वो भी चौंका रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का वोट ऊपर नीचे तो होगा, उसे कुछ सीटें इधर उधर होंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस को 41, बीजेपी को 33, जेजेपी को 2 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का यहाँ पर पोल दिखाई दे रहा है। और सट्टा बाजार के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। लोक पोल सर्वे के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी 65 सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर तमाम ओपिनियन पोल्स और सट्टा बाजार का जो अनुमान है उससे बीजेपी की नींद उड़नी लाजमी है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा है, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस स्थापित करेगी असली शांति, कन्हैया कुमार ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है तथा जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक शांति स्थापित की जाएगी। कुमार ने यहाँ पीटीआई वीडियो से कहा कि सन्नाटा और शांति में फर्क होता है, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुमार यहाँ कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने यहां आए हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में डुरू सीट से पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुमार ने कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस दमन से गुजरना पड़ा है उसे लेकर उनमें गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वो वास्तव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुलाम है। यही कारण है कि इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव दो शक्तियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो हैं जो नफरत फैलाते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो प्यार फैलाते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 साल और 100 दिन में मोदी सरकार ने 35 लाख करोड़ की लूट की, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाकर लोगों से भारी लूट की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 32.5% तक कम हुई हैं, लेकिन बीजेपी की ईंधन लूट जारी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी हारेगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि 10 साल और 100 दिनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि 16 मई 2014 को कच्चे तेल की कीमत $107.49 प्रति बैरल थी और इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.51 रुपये और डीजल की कीमत 57.28 रुपये थी। वहीं 16 सितंबर 2024 को कच्चे तेल की कीमत $72.48 थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87 रुपये 62 पैसे थी। इस तरह मौजूदा कच्चे तेल की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 48 रुपये 27 पैसे और डीजल की कीमत 69 रुपये होनी चाहिए, लेकिन 10
10 साल और 100 दिनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मंत्रालय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिन में 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21 लोगों की जानें चली गई हैं। और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री बेशर्मी से कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, एक दिन नहीं बीतता जब रेल पटरी से ना उतरी हो। ये मोदी जी का विकास है। मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। उन्होंने कहा कि ये 100 दिन इस देश की संस्थाओं पर बहुत भारी पड़े हैं और इन 100 दिनों में पता चल गया कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश की समस्याओं का कोई हल नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस देश के विपक्ष और लोगों ने इस सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है। अगर कोई गलत फैसला इस देश को प्रभावित करेगा तो हम आपको यू टर्न लेने पर मजबूर करेंगे। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, एनपीएस से लेकर यूपीएस सब पर यू टर्न लेना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा में सत्ता में आने वाली है कांग्रेस, अपराधी अपराध छोड़ दें या राज्य त्याग दें, भूपेंद्र हुड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को असौदा गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। साथ ही उन्होंने अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि वो या तो अपराध छोड़ दें या 8 अक्टूबर से पहले राज्य छोड़कर चले जाएं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। दोस्तों, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले या तो अपनी आपराधिक गतिविधियां बंद कर दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। उन्होंने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। हुड्डा ने यहां मौजूदा लोगों को बताया कि जब 2005 में कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में लौटी तो उसने अपराध को खत्म कर दिया और 10 साल तक कानून व्यवस्था कायम रही। उन्होंने कहा इससे प्रदेश की तरक्की हुई और हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन गया। बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को अपराधियों का अड्डा बना दिया है। हरियाणा अपराध के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। हर दिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कच्चे तेल के दाम में 32.5% की कमी, फिर भी देश में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, विपक्ष का सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बावजूद इसके देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमतों में 32.5% की कमी आई है, फिर भी बीजेपी की ईंधन लूट जारी है। चुनाव वाले राज्य बीजेपी को हराएंगे और मोदी द्वारा प्रेरित मूल्य वृद्धि को अस्वीकार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने साल 2014 और 24 में तेल की कीमतों का आकलन करते हुए लिखा कि कच्चा तेल प्रति बैरल $107.49 था, पेट्रोल $71.51 था, डीजल $57.28 था और अब इसमें लूट हुई है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली के पालम 360 खाप की चेतावनी, सरकार देहात की समस्याओं का 15 दिन में करे समाधान, नहीं तो देंगे धरना। जी हाँ दोस्तों, वर्षों से लंबित चले आ रहे दिल्ली देहात के विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दिल्ली देहात के लोग पालम 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में हजारों लोग रविवार को जंतर मंतर पहुंचे। ग्रामीणों ने महापंचायत पर दिल्ली देहात की समस्याओं पर चर्चा की और अब तक इस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने उनकी समस्या का समाधान न होने पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के आह्वान पर आयोजित महापंचायत में दिल्ली के 360 गांव के निवासी शामिल हुए थे। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने गांव के मुद्दे का 15 दिन में समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी और इस मौके पर सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली की बनावट और तरक्की में दिल्ली देहात के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, मगर आज दिल्ली के गांव न शहर रह गए न गांव, इनकी हालात स्लम इलाकों जैसी हो गई है। दिल्ली देहात के वर्षों से लंबित मामलों और समस्याओं को लेकर सरकारों की बेरुखी अब बर्दाश्त के बाहर है और दिल्ली के ग्रामीणों का ये जनसैलाब अपने हक और न्याय की लड़ाई को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आने को मजबूर हुआ है।
है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने आगे कहा कि हमने पिछले साल जिन मुद्दों को लेकर महापंचायत की थी उसमें से कुछ एक को छोड़कर सारी समस्याएं जस की तस हैं। इस बार हमने तय कर लिया है कि अब झूठे आश्वासन नहीं, हमें पूरे सम्मान के साथ हमारी सारी मुश्किलों का समाधान चाहिए। हमने 1 साल तक धैर्य से दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से लगातार समस्या समाधान को लेकर गुहार लगाई, 2-3 समस्याओं का समाधान भी कराया, मगर अब दिल्ली देहात के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार समस्याओं का पूर्ण समाधान के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के गांव में बंद पड़ी भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया को पुनः बहाल हो और धारा 74/4 के तहत भूमि आवंटित करने वाले गरीब किसानों का मालिकाना हक मिले, ये दिल्ली देहात की मांगे हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस? प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दावे से हर कोई हैरान। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों के 7 स्टार प्रचारकों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने ANI से कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है, हम जहां भी जाते हैं वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। 2005 में कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी और अब हमें उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है, जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा, आजाद समाज पार्टी और इनेलो बसपा शामिल है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना भी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के बनाए RTI कानून को कमजोर कर रही बीजेपी, अजय राय का बयान, कार्यकर्ताओं को भी मिल गया नया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित कर भ्रष्टाचार व लोकहित के मुद्दों को अभियान के तहत उठाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को RTI का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया था। भाजपा सरकार इसे कमजोर करने का काम कर रही है। पहले इसके तहत ऑफलाइन व ऑनलाइन सूचनाएं मांगे जाने की व्यवस्था थी, पर भाजपा सरकार ने अब केवल ऑनलाइन आवेदन की ही व्यवस्था कर दी है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। यह कानून सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का बड़ा माध्यम भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, भरे मंच पर देखते देखते कूद कर चढ़ आया शख्स। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बेंगलुरु में आयोजित लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान एक शख्स अचानक से कूद कर भरे मंच पर दौड़ते हुए चढ़ गया और ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान मंच पर CM सिद्धारमैया भी मौजूद थे और अज्ञात शख्स मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि समय रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन इसके बाद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। फिलहाल उस शख्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही ये साफ हुआ है कि वो मंच पर किस इरादे से चढ़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? NDA में बिना बंटवारे ही टिकट बांट रहे हैं चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सियासी गलियारों में NDA के सहयोगी दलों में मतभेद की भी चर्चा तेज हो चुकी है। NDA के घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अब चर्चा ये तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार पाला बदलने को लेकर मीडिया में लगातार सफाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के NDA में रहने पर बयान के बावजूद संभावनाओं की सियासत पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ये चर्चा इस वजह से तेज हुई है क्योंकि LJP-R के अध्यक्ष चिराग पासवान ने NDA में बंटवारे से पहले ही पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों को दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास पार्टी की 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग पासवान NDA में मजबूत पकड़ बना चुके हैं। शायद यही वजह है कि वो गठबंधन से पड़े अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर चुके हैं। बिहार की इकलौती मटिहानी विधानसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई थी, जिस पर राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में उन्होंने JDU का दामन थाम लिया था। चूंकि वो पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसीलिए उन पर दल बदल नियम लागू नहीं हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। तेजस्वी ने लगाया नीतीश पर जासूसी का आरोप, बोले राजद की मीटिंग में CID स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि CM नीतीश कुमार राजद की बैठकों में जासूसी करवा रहे हैं। मधुबनी में राजद नेता ने दावा किया कि राजद की बैठकों में
सीआईडी और क्राइम ब्रांच के लोग जाकर पहुंचकर बैठे थे। ऐसा इसीलिए ताकि उनकी जासूसी की जा सके। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ताज्जुब की बात है कि हम जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, एक जगह हमारी मीटिंग के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। वो नोट कर रहे थे, पता चला कि वो सीआईडी से हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोगों को लगा कि पत्रकार हैं, पार्टी की आंतरिक बैठक होती है तो उसमें फ़ोटो वगैरह लेकर पत्रकार लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी की आंतरिक बैठक है। लेकिन कुछ लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। उन्होंने बकाया कार्ड दिखाया। मुख्यमंत्री पूरी तरह से जासूसी करवा रहे हैं, ये साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव ने झंझारपुर में नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग सत्ता में आने के बाद राज्य में 17 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरियां हमने दी थी। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। राजद नेता ने आगे कहा कि वो जितनी हमारी निगरानी करवा रहे हैं, अगर उतनी ही नज़र अपराधियों पर रखते तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में भी सीएम पद को लेकर रार। अनिल विज ने कुर्सी पर ठोका दावा, कहा हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की और उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं 6 बार का विधायक हूं और मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर पार्टी से मुख्यमंत्री पद मांगता हूं। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अनिल विज को अम्बाला कैंट सीट से टिकट दिया है। चुनाव से पहले अनिल विज के बयान से हलचल मच गई है। अनिल विज ने दावा किया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। योगी के ताबड़तोड़ दौरों के बीच अखिलेश यादव एक्टिव। उपचुनाव से पहले एक एक सीट का कर रहे हैं समीकरण सेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी एक एक सीट का समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के लिए अखिलेश बूथ की समीक्षा से लेकर सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा किसी भी सूरत में लोकसभा में मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती है। यूपी में अक्टूबर-नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है 2022 में, उनमें से 5 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर निषाद और 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनता के फैसले के बाद ही कुर्सी पर बैठूंगा, केजरीवाल ने किया सीएम पद से इस्तीफे का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ये बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मैंने देश के संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अच्छा खेले नितिन गडकरी जी, फिलहाल उधार की जरूरत नहीं, पीएम पद के ऑफर पर उद्धव गुट का तंज। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस दावे पर कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, पर अब विपक्ष ने कटाक्ष किया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नितिन जी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास ऐसे बहुत ही योग्य नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें गडकरी को पीएम पद का ऑफर देने की जरूरत नहीं है। रविवार को उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नितिन गडकरी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दलों के बहाने वो मोदी जी को संदेश दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही सक्षम नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा। अच्छा खेले नितिन जी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान मीडिया बिरादरी को संबोधित करते हुए कहा था कि एक घटना मुझे याद आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक नेता ने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूँगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए
जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।